अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मैथमेटिक्स में वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है कि जो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है ये हमारी बेस रहेगी प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी जैसे स्टार्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी जैसे स्टार्ट आपका हो गया आपका। तो इस लेक्चर सीरीज में जो आपका इस आईजी क्लास पे आएगा, इसमें मैं खाली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे कुछ एग्जांपल्स भी और साथ में एक्चुअली मुझे कॉन्सेप्ट्स बताने हैं। इसमें मेरा मेन कंसर्न जो रहेगा बेटा वो आप तक कॉन्सेप्ट में पहुंचाऊं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फिर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, सिखाऊंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आपको मिस नहीं होना चाहिए कोई क्वेश्चन। उसके लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, ER मोमिन मजीद उसका नाम है, वहाँ पे आ जाइए आप। वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मैं वहाँ पे मतलब क्वेश्चंस फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कैसे सॉल्व करने हैं वो सारा आपको मैं वहाँ पर सिखा दूंगा। सबसे पहला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या पढ़ना है हमें? ये सारा चैप्टर जो है ना ये डील करता है काउंटिंग के साथ। ये सारा चैप्टर जो है ये डील करता है काउंटिंग के साथ। सर काउंटिंग हमें ऐसे नहीं आएगी 1 2 3 4, वो तो ऐसे भी आती है। नहीं बेटा, जब आपको काउंटिंग बहुत लंबी करनी होती है ना, लेट अस सपोज मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल एक लाई है आपके लिए। एक सूटकेस है, आपने एक सूटकेस है, उसका एक नंबर लॉक है 4 डिजिट्स का, 1 2 3 4। इनमें डिजिट्स मतलब 0 to 9 यूज होते हैं। आपने इसका लॉक रखा हुआ है लेकिन आप भूल गए, आप रास्ते में आपको जाना था कहीं, आप भूल गए। आप बताओ, अगर आप पासवर्ड को भूल गए, आप कितने तरीकों से, कितने वेज हो सकते हैं जिनसे आप ये लॉक अनलॉक कर सकते हो? आपको सारी कॉम्बिनेशंस लगानी पड़ेगी। मिसाल पहले आप लेट्स सपोज इसमें लगाओगे डिजिट 0, फिर लगाओगे इसमें 1, इसमें लगाओगे इसमें 2 2 3, इसी तरह फिर इसमें 0, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 4, इसी तरह 0 1 2 5, इसी तरह 0 1 2 6। आपको सारी की सारी कॉम्बिनेशन चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैं बताऊंगा कितने तरीके ऐसे होंगे जो आपको लगाने हैं ताकि आपका ये लॉक जो है, ये सूटकेस जो है वो खुल जाए, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। यहाँ पे ये जॉब बहुत ही टीडियस बनेगा, बहुत ही मुश्किल बनेगा। तो इन सिचुएशंस में आप क्या काम करते हो, जब आपके पास यहाँ काउंटिंग बहुत लंबी बन गई, आप इसको हाथों पे नहीं गिन सकते हो, आपको इसके लिए बहुत बड़ी एक, आप अगर इसको लिखना चाहोगे ना ऐसे 0, इधर 0, फिर 1 2 3, इसी तरह आपको सारी कॉम्बिनेशंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ा जॉब आपका बन जाएगा। तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारी काउंटिंग कैसे इजी होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारी काउंटिंग कैसे इजी होती है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज समझा देता हूं। पहले हमारे पास लेट्स सपोज पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला है फंडामेंटल, जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो नंबर 1 प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? नंबर 1 एडिशन प्रिंसिपल। अब एडिशन प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है, यहां पे आप ध्यान दीजिए। एडिशन प्रिंसिपल बेटा आपका बताता है, एडिशन प्रिंसिपल, इफ देयर आर 2 जॉब्स, या आप ऐसे समझ सकते हैं इफ देयर आर, मैं लिखूंगा देयर आर 2 जॉब्स सच दैट दे आर परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली इन M and N वेज। आपके पास 2 जॉब्स है, आप उसको अलग अलग करते हो। ठीक है, वो कितने तरीकों से? आपका जो जॉब नंबर 1 है वो M तरीके से हो सकता है, जॉब नंबर 2 जो है वो N वेज से हो सकता है। फिर बोल रहा है देन ईदर ऑफ द 2 जॉब्स, दोनों में से कोई एक जॉब, देन ईदर ऑफ द 2 जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन M plus N वेज। इसको बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। सबसे पहला टॉपिक है इसका, कैन बी परफॉर्म्ड इन M plus N वेज। ठीक है, क्या मतलब? अगर आपके पास 2 जॉब्स है, लेट्स सपोज दिस इज माय जॉब 1, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज माय जॉब 2।
दोनों जॉब्स इंडिपेंडेंट है, यानी इसका मतलब जॉब 1 और जॉब 2 साइमल्टेनियसली नहीं होता है, ठीक है, यानी अलग अलग होता है। जॉब 1 और जॉब 2 के साथ कोई लिंक नहीं है, ये एक साइमल्टेनियसली नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है। अब जब ये इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है, अगर जॉब 1 m वेज में होगा, कितने वेज में, और अगर जॉब 2 n वेज में होगा, तो अगर आपको बताना होगा दोनों में से कोई एक जॉब कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक जॉब कितने तरीके से कर सकते हैं, हम बोलेंगे m+n वेज। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं इस पे। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, दिस इज माय बॉक्स, समझ लेना बेटा एग्जांपल। इस बॉक्स में 5 मेरे पास रेड बॉल्स है और इसमें हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास 6 ग्रीन बॉल्स है। इस बॉक्स में हमारे पास 5 रेड बॉल्स है, लेट्स सपोज ग्रीन 6 बॉल्स है, ठीक है। अब मैं क्या एक पर्सन है, वो क्या काम करता है, वो यहां से एक या तो रेड बॉल सेलेक्ट करता है या तो ग्रीन बॉल सेलेक्ट करता है। एक पर्सन आता है, वो यहां से या तो ग्रीन बॉल सेलेक्ट करेगा या तो रेड बॉल करेगा। बताओ कितनी तरीकों से वो अपनी बॉल को सिलेक्ट करेगा। उसके पास देखो ग्रीन बॉल कितनी है 6, रेड बॉल कितनी है 5, तो 6 + 5 आएगा 11। तो इसके पास 11 वेज होंगे बॉल को सिलेक्ट करने के लिए। नंबर 1 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, सर कुछ और भी एग्जाम्पल दे लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक क्लास है, इस क्लास में मिसाल के तौर पर हमारे पास 12 बॉयज है, लेट्स सपोज 7 गर्ल्स है। अब एक टीचर है, जैसे मैं टीचर हूं, मुझे या तो मुझे बॉय सिलेक्ट करना है या तो मुझे गर्ल सिलेक्ट करना है। आई हैव टू सिलेक्ट ईदर अ बॉय और अ गर्ल। लेट्स सपोज मुझे किसी चीज के लिए, कंपटीशन के लिए मुझे सिलेक्ट करनी है या तो बॉय या तो गर्ल। अब मैं कितने तरीकों से वो सिलेक्ट कर सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 12 + 7 वेज। ठीक है, समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज द एडिशन वे, एडिशन प्रिंसिपल, सो इट इज 19 वेज। अगर मुझे बोलना होगा क्लास में हमारे पास 12 बॉयज है, 7 गर्ल्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे या तो गर्ल चूज करनी है या तो बॉय चूज करना है। अब मैं कितने तरीकों से वे कर सकता हूं, मैं कितने तरीकों से वे कर सकता हूं, तो वो किसके बराबर आएगा, दोनों का एडिशन। आपके पास 12 बॉय है तो आप 12 बॉयज को कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 12 वेज में। आपके पास 7 गर्ल्स है, 7 गर्ल्स को कितने तरीकों से आप चूज कर सकते हो, 7 वेज में। अब अगर आपको दोनों को, मतलब या तो आपको बॉय लेना या आप गर्ल लोगे, अगर आपको वो देखना है, आप क्या करोगे, 12 + 7 इज 19 वेज। तो ये मैंने आपको बता दिया एडिशन प्रिंसिपल के बारे में। अब एक और प्रिंसिपल देख लीजिए। दूसरा प्रिंसिपल समझने के लिए मैं एक एग्जांपल, चलो हम उसको बोलते हैं, पहले बोलते हैं, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलता है अगर हमारे पास एक ऑपरेशन है वो m वेज में हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज ऑपरेशन 1 can be done in, let's suppose, m ways and followed by, और इसके बाद हम ऑपरेशन 2 करते हैं। कोई भी जॉब हो सकता है ये ऑपरेशन 2 which can be done in n ways, which can be done in n ways। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलता है therefore the two operations in succession, therefore the two operations in succession can be, the two operations in succession यानी एक के बाद एक, can be done in how many ways, m into n ways। देखिए मैं इस पे एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए, उसके बाद आसान है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे मिसाल के तौर पर सर क्या एग्जांपल देंगे। लेट सपोज मैं हूं या कोई राकेश है, राकेश के पास लेट सपोज 3 पेंट्स है, P1 P2 P3, ये इसके पास क्या है, 3 पेंट्स। राकेश के पास 2 शर्ट्स है, S1 S2, ये इसकी 2 शर्ट्स है। और मान लेते हैं, अब क्या हमें करना है, देखिए अब राकेश की हमें ये बताना है भाई राकेश कितने तरीके से अपनी ड्रेसअप कर सकता है। पैंट और शर्ट लगाएगा ना, देखो सबसे पहले लेट्स सपोज ये पैंट लगाएगा। पैंट कितने तरीकों से लगा सकता है, P1, ये राकेश है, पैंट ये 3 तरीके से लगा सकता है, P1 P2 और P3। देखो सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से इसको निकालोगे,
एक जॉब है इसका पेंट लगाने का, दिस इज वन जॉब, ऑपरेशन नंबर 1 टू पुट पेंट। पेंट के बाद ये क्या करेगा, उसके बाद शर्ट लगाएगा लेट्स सपोज, तो दिस विल बी ऑपरेशन नंबर 2। अगर हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से देखेंगे ये कितने तरीकों से अपने आप को ड्रेस कर सकता है। ऑपरेशन 1 कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, इसके पास 3 पेंट है तो 3 तरीकों से कर सकता है। ऑपरेशन 2 कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, इसके पास 2 शर्ट्स है, 2 वेज में कर सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये अपना ड्रेसअप जो है ना वो 3 into 2 वेज में करेगा, है ना। अब देखो अगर लेट्स सपोज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नहीं होता, हम कैसे करते। सबसे पहले ये राकेश था, राकेश के पास 3 पेंट्स है, P1 P2 P3। अब कभी कभार राकेश जब P1 पेंट लगाएगा उसके साथ कभी शर्ट S1 लगाएगा, कभी लगाएगा S2 शर्ट। जब P2 होगा उसके साथ भी कभी S1 शर्ट लगाएगा, कभी लगाएगा S2 शर्ट। P3 पेंट जब होगा उसके साथ भी S1 और S2 लगाएगा। अब बताओ कितनी कॉम्बिनेशन टोटल में बन गई। एक बनेगा आपके पास P1 S1, दूसरा बनेगा P1 S2, तीसरा बनेगा P2 S1, चौथा बनेगा P2 S2, पांचवा बनेगा P3 S1 और लास्ट वाला बनेगा P3 S2। तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसीलिए हमने बोला 6 तरीकों में से ये अपने आप को ड्रेस कर सकता है। तो अब बोलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमें आसानी हुई कि नहीं हुई। हाँ बेटा आसानी तो हुई। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल दे लेते हैं, मिसाल के तौर पर प्रकाश। लेट्स सपोज प्रकाश के पास लेट्स सपोज स्कूल बैग है 2, इसके पास 2 स्कूल बैग्स है। इसके पास कितने स्कूल बैग्स है, 2 स्कूल बैग्स। लेट्स सपोज S1, S2। इसके पास टिफिन बॉक्स है 3 टिफिन बॉक्सेस। लेट्स सपोज वो है T1 T2 T3, ठीक है। उसके पास बैग लेट्स सपोज उसके पास है और एक चीज वाटर बॉटल, 2 वाटर बॉटल्स है इसके पास। कितनी है। अब यहां पे जॉब्स 3 है, सर क्या करेंगे, यहां पर भी लगाओगे। लेट्स सपोज वाटर बॉटल 2 है। हाँ देखो ये आपका ऑपरेशन नंबर 1 है। लेट्स सपोज ये ऑपरेशन नंबर 1 है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको 2 ऑपरेशंस के लिए पढ़ाया, अब जरूरी नहीं है 2 ही हो, आपको बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते, 3 4 5 6, आपको सारों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो ऑपरेशन नंबर 2 यहाँ पे है, ये यानी जॉब नंबर 2 आप कह सकते हो। ये आपका ऑपरेशन नंबर 3 है। ऑपरेशन नंबर 1 कितने तरीकों से ये चूज कर सकता है। इसके पास स्कूल बैग 2 ही है तो 2 वेज में हो सकता है। अच्छा ऑपरेशन नंबर 2 इसके पास 3 टिफिन बॉक्सेस है, ये कितने तरीकों से इसको चूज कर सकता है, 3 तरीकों से। और ऑपरेशन नंबर 3 कितने तरीकों से चूज कर सकता है, 2 वेज से। तो अगर आपको बोलना होगा ये कितने तरीकों से अपना स्कूल बैग यानी जो भी इसके आइटम्स है उनको अरेंज कर सकता है, कितने वेज हो सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी will be 2 into 3 into 2, that will be 2 3s are 6 2s are 12 ways। तो ये हमारा फंडा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये समझा होगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कैसे काम कर लेता है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास रेलवे कंपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव अ रेलवे कंपार्टमेंट। ठीक है, तो रेलवे कंपार्टमेंट में 8 सीट्स वैकेंट है बेंच में। मान लीजिए ये बेंच है, यहां पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 सीट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 सीट्स वैकेंट है। अब बता रहा है आपको 5 पैसेंजर्स को बैठना है, 5 पैसेंजर्स को बैठना है। 5 पैसेंजर्स आ रहे हैं, वो इधर बैठ रहे हैं। अब वो कितनों तरीकों से बैठ सकते हैं। 5 पैसेंजर्स को आना है, उनको इन 8 पोजीशंस पर बैठना है। वो क्या काम करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहले क्या करेंगे हम काम, देखिए सबसे पहले वो लेट्स सपोज इस पोजीशन पे आ सकते हैं। पैसेंजर्स कितने हैं, ठीक है, अब पैसेंजर्स 5 है। अब पैसेंजर्स जब 5 है, लेट्स सपोज फर्स्ट पैसेंजर, उसके पास कितनी चॉइसेस है। जो फर्स्ट पैसेंजर होगा, देखिए यहां पे मैं फर्स्ट पैसेंजर लिखूंगा, यहां पे सेकंड लिखेंगे, यहां पे थर्ड पैसेंजर, यहां पे फोर्थ पैसेंजर, यहां पे फिफ्थ पैसेंजर। अच्छे से देख लेना, देखो बेटा अच्छे से देख लो। फर्स्ट पैसेंजर जब आएगा, पहला पैसेंजर, उसको कितने तरीके कितने वेज होंगे मतलब बैठने के। वो कहीं पर भी बैठ सकता है, यहां 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 यहां, क्योंकि सारी वैकेंट है, इसका मतलब 8 वेज।
अच्छा, जब सेकंड पैसेंजर आ गया, अब ऑलरेडी एक फिल हो चुकी होगी क्योंकि पहला पैसेंजर तो बैठ गया, अब 8 वैकेट नहीं होगी, 7 ही वैकेट होगी। इसका मतलब दूसरा पैसेंजर जब आएगा उसके लिए 7 ही वेज होंगे। अब जब थर्ड आएगा, अब 7 भी नहीं होंगे, 6 ही होंगे। अब जब फोर्थ होगा, अब 6 भी नहीं होंगे, 5 होंगे। और जब फिफ्थ पैसेंजर आएगा उसके लिए 4 ही वेज होंगे। अब इनका क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। सो द नंबर ऑफ वेज 5 passengers can sit on these 8 vacant places या वैकेंट सीट्स, किसके बराबर आएगा वो, इन सारों का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 6720 के बराबर। बस मुझे समझाना था यहाँ पे कैसे प्रिंसिपल अप्लाई हम करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। अब इस पे हमारे पास हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चंस है वो हम दिखाऊंगा मैं, जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन बस मेरा यहाँ पे जो मसला है, जो मेरे पास अभी मतलब जो मुझे दिखाना था, वो मुझे ये समझाना था कि बेटा ये जो हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल होता है, बेटा ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, ये बोलता क्या है, ये हमारे पास बोलता क्या है। चलिए अब आ जाते हैं परम्यूटेशन पे। सर परम्यूटेशन क्या होता है? देखिए परम्यूटेशन को समझने के लिए लेट सपोज हम क्या काम करते हैं, लेट सपोज परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन मीन्स द अरेंजमेंट, परम्यूटेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट वेज। जैसे हमने इससे पहले लिया, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट। जब भी आपकी अरेंजमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन इन डिफरेंट वेज। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 थिंग्स है, लेट सपोज A B C। हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं अगर हम 2 एट अ टाइम लेंगे, अगर हम 2 एट अ टाइम लेंगे, 2 एट अ टाइम क्वांटिटीज को लेना है, ठीक है। लेट सपोज ऐसे हम कितनों तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हैं अगर हम 2-2 को लेंगे। लेट सपोज एक है हमारा AB ले सकते हैं, दूसरा हो सकता है AC, दूसरा हो सकता है BC, है ना, दूसरा हो सकता है हमारा, देखिए अगर हमने AB चूज किया ना, परम्यूटेशन में BA भी हो सकता है, कभी कभार आपने B पहले चूज किया A बाद में किया, CA भी हो सकता है और CB भी हो सकता है। याद रखना है परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, आप किस ऑर्डर से चीजों को लिखोगे, देयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, क्या मतलब AB और BA सेम चीज परम्यूटेशन में नहीं होता है, मगर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, तब AB और BA जो है ना वो सेम ही चीज होता है। तो इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट वेज। आप ABC को अगर 2 एट अ टाइम ले रहे हो, आप कितने तरीकों से उसको अरेंज कर सकते हो, तो हमारे पास 6 वेज आ गए। तो ये आपका परम्यूटेशन बन गया। अब जब इसको हम पढ़ेंगे ना परम्यूटेशन में, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स, है ना, 3 थिंग्स कितने लेने थे एट अ टाइम, 2, तो वो किसका बराबर आएगा, वो आएगा 6 के बराबर। अब कुछ और एग्जांपल इसी पे देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको क्या है, A था, B था और C था, आपने 3 एट अ टाइम लिया, वो क्या आएगा, जब 3 एट अ टाइम लोगे, एक तो आएगा ABC आपका, और क्या आ सकता है, और कुछ आ सकता है, हाँ एक तो आएगा ABC, दूसरा आएगा, इसका मतलब आपको परम्यूटेशन क्या निकालना है, परम्यूटेशन देखो जब आपने तीनों को एट अ टाइम लिया, अब तो आपके पास कितनी आ जाएगी, एक ही वेज आएगा। तीनों को जब आप एक ही टाइम पे लोगे ना, A उसके बाद B उसके बाद C, बस इसका मतलब परम्यूटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास मैंने क्या बोल दिया कि परम्यूटेशन कैसा क्या होता है, ठीक है, परम्यूटेशन हम कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं थोड़ा परम्यूटेशंस की जो फॉर्मूलाज है उसको देखो, अगर हमारे पास इन जनरल हमारे पास परम्यूटेशन होगा, परम्यूटेशंस ऑफ, ये याद रहे ये थ्योरम नंबर 1 है, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मगर एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन और एट अ टाइम, अगर हमको उसकी परम्यूटेशन निकालनी है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन और एट अ टाइम, तो वो और ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ये बराबर होता है बेटा, ये जो परम्यूटेशन होता है इट इज डिनोटेड बाय NPR, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन R एट अ टाइम।
परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। अब हमें ये भी देखना है ये जो परम्यूटेशन है ये किसके बराबर होता है, यानी NPR जो है ये किसके बराबर होता है, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे आपको याद रखना है। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन बता देता हूं, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल नोटेशन को, या तो n फैक्टोरियल इसको लिखा जाता है या तो इसको ऐसे लिखा जाता है और ऐसे L में रखते हैं n को, ठीक है। ये दोनों का दोनों सेम मतलब होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लेता हूँ जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल होगा, या चलो हम करते काम 2 से जाते हैं, 2 फैक्टोरियल होता है बराबर 2 इंटू 1, वो किसके बराबर आएगा 2 के। 3 फैक्टोरियल आपको अभी समझ आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको पता है क्या करना है बेटा, आपको पीछे जाना है हर किसी नंबर के साथ, इसको पिछले जितने भी 1 तक नंबर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये बनेगा 6। इसी तरह अगर आपको 4 फैक्टोरियल होगा वो बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, पीछे से बैकवर्ड में। 4 3 12 2 24। इसी तरह 5 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा वो किसके बराबर आएगा वो देखोगे, 6 फैक्टोरियल आएगा बराबर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पीछे आपको बैकवर्ड करते जाना है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं एक और चीज कर सकता हूं, अगर मेरे पास ये 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्यों, फिर 2 फैक्टोरियल को अलग और करना था। अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि जब हम 3 फैक्टोरियल को और एक्सपेंड करेंगे वो वापस आएगा यही 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी, ये याद रखना है। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी। अब ये तो हो गए छोटे छोटे नंबर्स। अब एक और चीज नोट में याद रख लो, जो 0 फैक्टोरियल होता है 0 फैक्टोरियल इट्स इक्वल टू 1, इट्स इक्वल टू 1। कैसे ये 1 के बराबर है वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, बस आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल 1 है, ये वैसे इजी है। अगर हम बात करेंगे n फैक्टोरियल की, वो किसके बराबर आएगा n, फिर क्या करना है, हमको एक एक माइनस करते जाना है। अगर आप देखोगे पीछे से हमने क्या किया था, 3 फैक्टोरियल लिखा था 3, फिर क्या किया था 3 को एक कम किया था 2 को एक कम किया था 1, यहां पे लिखा 4 को एक कम किया था 3 को एक कम किया था 2 को एक कम किया था। इसी तरह अगर आपके पास n फैक्टोरियल होगा वो किसके बराबर आएगा n को एक कम कर लो n-1, इसको एक कम कर लो n-2, इसको एक कम कर लो n-3, ठीक है। इसी तरह ये सोन अब तो कहां तक चला जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1, लास्ट में आ जाएगा ऐसे, लेट्स सपोज लास्ट में आ जाएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा इंटू 1, ठीक है। ये आपका n फैक्टोरियल होता है। अब आपके पास अगर मैं बोलूंगा n+1 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, क्या मैं n+1 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 को -1 कर लो, वो बनेगा n फैक्टोरियल, है ना। अब देखो लेट्स सपोज पुट n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0+1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 0+1 इंटू 0 फैक्टोरियल। मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि 0 फैक्टोरियल कैसे 1 के बराबर आएगा, ये आएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, वो बनेगा 0 फैक्टोरियल ही। तो 0 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर। देखो 1 फैक्टोरियल का इसको एक ही है ना, 1 ही है, तो इसका मतलब ही 1 के बराबर आएगा, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर ही आता है। तो ये मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बता दिया कि फैक्टोरियल कैसे काम कर लेता है, ठीक है। जैसे हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस में उठा लेता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, इसको इवैल्यूएट करना है। कैसे करोगे, ये बनेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ऊपर, नीचे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल, ये खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 12 इंटू 11, वो किसके बराबर आएगा 132। एक और क्वेश्चन देख लो, लेट सपोज आपके पास है 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे करोगे सॉल्व, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10, बस 10, क्योंकि नीचे भी है ना फैक्टोरियल, वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या करेंगे 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 फैक्टोरियल गया, तो जब इसका आंसर आ जाएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1001 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके पास अगर 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल
प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होगा? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। तो ये आपका किसके बारे में था? ये आपका सिंपली था, हाँ, ये आपका सिंपली मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास फैक्टोरियल होता है वो कैसे काम कर लेता है। क्लियर है? अब हमारे पास आता है परम्यूटेशन पे आते हैं वापस। मैंने आपको थ्योरम 1 बोली थी, वापस थ्योरम 1 रिपीट करते हैं कि अगर आपके पास परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, एक्चुअली एंड डिफरेंट थिंग्स यहां पे लिखते हैं, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम, मैंने आपको बोला था बेटा वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर NPR, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। और याद रखोगे ये थ्योरम नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। ये जो NPR होता है ना, बाय डेफिनेशन ये होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। मिसाल के तौर पर हम क्या करेंगे काम, मिसाल आपको निकालना है 5p2, क्या करोगे आप? इसमें n लगाओगे 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये गया 5 4 जा 20, ठीक है, तो ये हो गया ये। तो ये हमारे पास दूसरी थ्योरम थी। अब लेकिन ये जो थ्योरम थी ये कब लगती थी? जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते थे, जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होते थे। याद रखना है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हियर, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। यहां पे रिपीटिशन जो है बेटा वो अलाउड नहीं है। अब हमारे पास, अगर हमारे पास बेटा रिपीटिशन अलाउड होगा, लेट्स सपोज हमारे पास रिपीटिशन अलाउड है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे तो वो भी हमें देखना है, लेकिन वो हमें अगले क्लास में देखेंगे कि अगर हमारे पास। मैं यहां पे समराइज करना चाहता हूं कि हमने इस लेक्चर सीरीज में जो ये पहला लेक्चर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। ठीक है, तो हमने सबसे पहला पढ़ा कि इसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने बोला था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हम काउंटिंग के साथ डील करते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि कैसे काउंटिंग, जैसे आपको मैंने बोला था यहाँ पे लॉक के बारे में, अगर पासवर्ड भूल गया, ठीक है, आपको कितने तरीकों से आपको ढूंढना है, मतलब सूटकेस, मतलब कितने तरीकों से आप अपने सूटकेस का अनलॉक कर सकते हो। आपको सारी जितनी भी कॉम्बिनेशंस बन सकती है आपको सारी की सारी वो लगानी, लेकिन कितने लगाने पड़ेंगे वो तो आपको पहले सारे लिखने हैं, तो वो टीडियस जॉब है। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का कांसेप्ट का यूज करते हैं। फिर हमने बोला था कितने प्रिंसिपल्स है काउंटिंग के, एक है एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल बोलता है अगर आपके पास दो जॉब्स है जो इंडिपेंडेंट है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, यानी कि डिपेंड होने का मतलब कि पहले वो होगा फिर उसके बाद वो होगा, नहीं, आप चाहो तो इसको अलग कर सकते हो कहीं पर, मतलब इंडिपेंडेंट है, जॉब 1 जॉब 2 इंडिपेंडेंट है। मैंने बोला था अगर एक m वे में हो रहा है और दूसरा n वेज में होता है, तो अगर आपको दोनों में से कोई भी बताना है कितने तरीकों से हो सकता है, आपको बताना है m+n वेज में। फिर मैंने बोला था आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, अगर ऑपरेशन 1 m वेज में होता है, जॉब नंबर 2 n वेज में होता है और सक्सेशन में होता है, ठीक है। और अगर आपको बताना होगा ये जो दो ऑपरेशंस एक के बाद हो रहे हैं ये कितने तरीकों से हो रहे हैं, ये आपके पास आएंगे m×n वेज। मैंने बोला ये दो ही ऑपरेशंस के लिए नहीं वैलिड है, आपके पास अगर 3 ऑपरेशंस भी होंगे 3 के पास भी वैलिड है, 4 होंगे 4 के पास भी वैलिड है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 ऑपरेशंस लिए थे, 5 पे भी वैलिड है, जितने भी आप लोगे। फिर मैंने बोला था परम्यूटेशन। सर परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन होता है जब आप थिंग्स को अरेंज करते हो इन डिफरेंट वेज, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। जैसे मैंने A-B-C 3 ऑब्जेक्ट्स लिए, 3 थिंग्स लिए, ठीक है। अब इनको 2 एट अ टाइम लिया, पहले हमने AB लिया, AC लिया और BC लिया, मगर BA मैंने बोला परम्यूटेशन के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले कौन ले रहे हो उसके बाद कौन ले रहे हो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे AB और BA ये एक जैसा नहीं है परम्यूटेशन में, ये 2 परम्यूटेशंस बनेगी, ठीक है। A इसमें पहले है, B उसके बाद है, ये एक ऑर्डर है। अब B को पहले लिख लिया, A को बाद में लिख लिया, ये अलग ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो गया। अब ये 2 एक परम्यूटेशन नहीं बन जाएगी, 2, इसका मतलब ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है परम्यूटेशंस में। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे ये जो AB और BA है ना, ये एक ही होता है, ये जो AC और CA है ये एक ही होता है, BC और C भी ये एक ही होता है। तो आगे हमने बोला परम्यूटेशन की थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम r एट अ टाइम, r को हम एक साथ लेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होंगे, उसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगी, NPR। फिर हमने अभी बोला कि NPR किसके बराबर होता है, वो मैंने अभी बोला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल।
तो उसके बाद हमने फैक्टोरियल नोटेशन भी पढ़ाया था आपको कि फैक्टोरियल नोटेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की थी। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अब इसके बाद क्वेश्चंस इसके बहुत सारे सीखने हैं कि क्वेश्चंस अब कैसे करने हैं, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइए, ER मोमिन मजीद उसका नाम है। वहाँ पे आपको मैं आपको बताता हूँ परम्यूटेशंस में मैं लगभग 200 क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, क्योंकि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी की बेस भी है। ER मोमिन मजीद पे आपको एक तो ये PDF भी मिल सकती है, मतलब टेलीग्राम चैनल पे, और यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे मैं इसके MCQs प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ पे आप इसको मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस होंगे, और सबसे बड़ा चीज़ आपके लिए जो कंप्यूटर सेक्शन है, फिजिक्स सेक्शन है और इकोनॉमिक सेक्शन है, वो भी आपके मेरी चैनल पे यूट्यूब चैनल पे ER मोमिन मजीद पे आ जाएंगे। आप बस सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।